स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसा हो गया है। दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हुई है। 2 लोगों की मौत, कई लोग इसमें घायल हैं। ट्रक में फंसे मृतक और घायलों को निकाला जा रहा है। NH 11 पर रामसर फांटे के पास की ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा है। 2 ट्रक आपस में ही टकरा गए। NH 11 पर रामसर फांटे के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तस्वीरें देखिए जरा, कितना भीषण यह हादसा रहा होगा, जहां पर 2 ट्रक जिस तरीके से हादसे के बाद जो ट्रकों की हालत है वो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति रही होगी। संवाददाता विक्रम फोन लाइन पे हमारे साथ है। विक्रम, बड़ा सड़क हादसा बताया जा रहा है, 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, किस वक्त की घटना है? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले की घटना है जब ये 2 ट्रक हैं जो आपस में आमने सामने भिड़े हैं और श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के जो NH 11 है वहां पर रामसर फांटे के पास ये हादसा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें एक जो ट्रक है उसमें 2 लोग थे और वो दोनों ही जो है इस हादसे में खत्म हो गए हैं, जबकि दूसरे ट्रक में भी 2 लोग थे, वो अभी घायल हैं या उनमें से किसी की डेथ हुई है अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि मौके पर अभी जो लोग पुलिस भी पहुंची है और जो समाज सेवी लोग हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब इन दोनों ट्रकों की जो इतनी भीषण ये सड़क हादसा हुआ है तो क्रेन की सहायता से इनके अंदर से अब इन्हें लेकिन निकाला जाएगा। वजह क्या रही होगी? क्या आमने सामने क्योंकि टक्कर हुई है, कोई रॉन्ग साइड आ रहा था या धुंध के कारण ऐसा हुआ है, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, मौसम बड़ा कारण हो सकता है। फिलहाल ये जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी पुलिस मौके पर ही पहुंची है और जब घायलों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि दोनों जो कैबिन है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, तो क्रेन की सहायता से इनके अंदर से जो लोग हैं फंसे हुए उन्हें अब निकाला जाएगा। और ठीक है विक्रम, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश देखने को मिली है। बरसात के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये 3 जिलों की तस्वीरें आप देखिए, अजमेर, सिरोही और राजसमंद की, जहां पर आप देख सकते हैं कि अजमेर में बारिश हुई है और मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद लोगों को ठंडक जरूर महसूस हो रही है, लेकिन हाँ, मौसम जरूर साफ हो जाएगा इस बारिश के बाद। सिरोही की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कोहरे के कारण विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है और जो घने जंगल वाले इलाके हैं वहां पर आवागमन करने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। राजसमंद में भी देख सकते हैं बारिश हुई है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर बरसात के बाद आज की सुबह की शुरुआत हुई है और बरसात हो जाने के साथ मौसम तो साफ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने लोगों की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है। अशोक हमारे संवाददाता अजमेर से इस वक्त लाइव है। अशोक, कैसा मौसम है इस वक्त? क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, रुक रुक के रिमझिम बारिश का दौर जो है अजमेर के अलग अलग इलाकों में जारी है। अजमेर की बात करें तो इस वक्त लोहागल क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही वो तेज बारिश हुई थी, लेकिन अब फिर से रुकी है, लेकिन विजिबिलिटी जो है वो काफी कम नजर आ रही है। ये लोहागल क्षेत्र का गांव है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो पुष्कर में कल तेज बारिश हुई थी, विजयनगर में अभी बारिश हो रही है, भावता गांव में सुबह बारिश हुई थी। इसी प्रकार से अजमेर पूरे शहर में ही रिमझिम और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। इससे बचाव का जो तरीका है वो जो लगातार जो है ग्रामीण है वो अलाव यहाँ पर जला रहे हैं। आप देखेंगे चाय का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं। ये लोहागल क्षेत्र का गांव है जहाँ पर अलाव के साथ साथ जो चाय और जो गर्म पेय पदार्थ है उसका सेवन जो है करने को लोग मजबूर हैं। तापमान की बात करें तो रात के तापमान में तो ज्यादा अंतर नहीं आया, लेकिन दिन के तापमान में भी 5 डिग्री तक की कमी यहाँ पर जो है वो देखी गई है। पहले जो 24-25 पे था, अब 18-19 पर जो है ये तापमान पहुंच चुका है। सर्दी से बचाव के लिए तमाम लोग अपने जो इंतजाम है वो कर रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की सर्दी है और सर्दी से क्या बचाव जो है वो इनकी ओर से किए जा रहे हैं। किस तरह की सर्दी देख रहे हैं और बचाव को लेकर क्या प्रबंध है? सर्दी बहुत तेज है। लोग आप देख रहे हो, लोग आंख जला के बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, लोग ओढ़ के बैठे हैं। यहाँ पे बहुत तेज सर्दी है और बारिश भी अभी आई है बहुत तेज। तो सर्दी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी के साथ साथ अलाव का यहाँ पर सहारा ले रहे हैं। क्या किस तरह से देखते हैं सर्दी को आप? सर्दी जो है लगातार बढ़ रही है, तो सर्दी को लेकर जो है ग्रामीण हमारे साथ हैं। सर्दी का प्रभाव जो है क्योंकि मौसमी बीमारियां बढ़ा सकता है, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो है किसानों को राहत मिलेगी, या क्योंकि किसानों के लिए फायदेमंद बताई जाती है बारिश? किसानों के लिए तो अमाउंट बहुत फायदेमंद है। किसानों के हिसाब से तो बारिश होनी चाहिए, मगर इस शहरी क्षेत्र में अपन देखें तो मच्छर पैदा होना,
कई मौसमी बीमारियां भी हो जाएगी इसका कारण। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे फसल है अपनी, ये चने की फसल है, जौ की फसल है, तो इसमें बहुत गुणकारी है ये बारिश से किस तरह से, क्योंकि अलाव तापना भी बाहर मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में बारिश से बचाव के साथ साथ सर्दी से भी बचाव किया जा रहा है। बारिश और सर्दी से दोनों से बचाव किया जा रहा है, क्योंकि मावट भी जरूरी है किसानों के हिसाब से। तो मावट भी जरूरी है। इसके साथ साथ जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग कचौरी पकौड़ी की दुकानों पर जो हैं वो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कल शाम से ही अजमेर के अलग अलग जो इलाके हैं वहां पर ये बारिश का दौर जारी है। कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है। पुष्कर की बात करें तो कल तेज बारिश जो है देर शाम को दर्ज की गई थी। लोहागढ़ क्षेत्र में अभी आधे घंटे पहले ही 15 से 20 मिनट जो है तेज बारिश हुई थी। इसी प्रकार अजमेर के अलग अलग इलाकों में बारिश का दौर है और इसी बारिश से बचने के साथ साथ जो क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, औस और कोहरा जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। इसी से बचाव के लिए तमाम जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं या फिर जो गर्म कपड़े हैं वो यहाँ पर पहन कर निकल रहे हैं। तो रोड की बात आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। ये लोहागढ़ क्षेत्र का मुख्य बाजार है और इस बाजार में जो है लोग, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी तो मजदूर वर्ग के लिए काफी परेशानी का सामना ये बारिश बनी हुई है। सर्दी एकदम पहले जो है, सर्द हवाओं का दौर पहले ही जारी। अशोक, साफ नजर आ रहा है बारिश के बाद मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल राजसमंद जिले से खबर आपको देंगे जहां पर सीजन की पहली मावठ की बारिश हुई है। बीती रात से ही राजसमंद जिले भर में मेघ गर्जन के साथ अलग अलग स्थानों पर कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दौर जारी है और रुक रुक कर जिले भर में मावठ की बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। तस्वीरें आपके सामने है सीजन की पहली मावठ की बारिश। तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा सुबह के समय में भी अंधेरा से छाया हुआ है और बारिश ने मौसम में काफी परिवर्तन ला दिया है। मेघ गर्जन के साथ ये हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। राजसमंद जिले में बीती रात से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में पहली मावठ की बारिश हुई है। वही फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिला मुख्यालय और फिलहाल बारिश का दौर थम चुका है, लेकिन आप जो पीछे तस्वीरें देख रही, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से अभी भी बारिश का मौसम बना हुआ है और फॉग बना हुआ है। और राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर सूर्यदेव के बड़ा मुश्किल दर्शन हुए हैं। बारिश का दौर जिस तरह से कल शाम से ही शुरू हो गया था, ऐसा ये माना जा रहा है मौसम विभाग की चेतावनी के बाद कि जिले में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। वही हमारे साथ नगर के कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। राजसमंद में बारिश का मौसम जारी है और नुकसान हो रहा है। इधर नहर भी चल रही है, फसलों में भी नुकसान हो रहा है और मौसम एकदम अभी बिगड़ा हुआ है। मौसम का मिजाज अभी खराब है। ये जो बारिश है, मावठ आमतौर पे तो माना जाता है कि मावठ अच्छी होती है फसलों के लिए, लेकिन राजसमंद से जिस तरह से भी सिंचाई के लिए भी पानी छोड़ा गया है, लगातार खेतों में पानी भरा हुआ है और ये बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। किसानों के लिए निश्चित नुकसानदेही है अभी की बारिश, और खेतों में पानी भी भरा हुआ, नहर भी छोड़ी हुई है। जैसा कि मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि राजसमंद जिला भी येलो अलर्ट के जोन में है और यहाँ बारिश हो सकती है और कुछ ऐसा ही बीती रात से देखने को मिल रहा है या बीती रात से ही बारिश का दौर जारी है। वहीं अगर आगामी दिनों की भी बात की जाए तो आगामी 2 से 3 दिनों में मौसम साफ होने का असर नहीं है और वही सर्दी, कोहरे और शीतलहर की लगातार जो यहाँ पर प्रकोप बना हुआ है उसने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त बनाकर रख दिया है। अलका सनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। तो वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां ठंड का एहसास बढ़ा है तो वहीं दूसरी ओर विजिबिलिटी भी घट गई है। कोटा में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कोटा की ये झील किस तरीके से यहां पर बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। फसलों को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान है, लेकिन सूर्य देवता के दर्शन लोगों को नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते ठंड का एहसास और बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बढ़ गया है ठंड का असर। मौसम में बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते देखने को मिल रहा है। तो जहां ठंड का एहसास बढ़ा है तो वहां गलन भी बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और 2 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। कोटा का हार्ट पॉइंट, कोटा का सेंट्रल पॉइंट, फिलहाल किशोर सागर तालाब जहां हम खड़े हैं और ये तस्वीर, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको ठंड के एहसास को खुद तस्वीरों के जरिए बयां करेगी। और देख सकते हैं आप कि किशोर सागर तालाब की जो विजिबिलिटी है वो भी यहाँ पर आपको कम नजर आएगी। इस किशोर सागर तालाब के साथ में आपको जो कोहरा है वो भी नजर आएगा और
ये शहर की इमारतें जो है वो आपको कोहरे में लिपटी हुई नजर आएंगी। इस तरह रोड पर भी आप देखेंगे तो मॉर्निंग वॉकर्स जो है वो अपने आप को पूरा कवर करके ही जो है वो निकल रहे हैं और ये तस्वीर जो है वो अपने आप में बता रही है कि किस तरह से ठंड का जो एहसास है वो फिलहाल बढ़ा है। ठंड के एहसास के साथ में जो मौसम विभाग की चेतावनी कि अगले 3 दिन तक ये जो बदलाव है वो और ज्यादा महसूस किया जा सकता है। इसके साथ में ओलावृष्टि की चेतावनी भी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जारी की हुई है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब कोटपुतली से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर युद्ध स्तर पर जारी है ऑपरेशन चेतना। 92 घंटे से बोरवेल में फंसी है 3 साल की ये बच्ची और देर रात बारिश से ऑपरेशन में रुकावट आई थी। हालांकि बोरवेल में पाइप डालने का काम जारी है। पाइप डालने के बाद फिर से खोदी जाएगी सुरंग। तो युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चेतना लगातार जारी है। चेतना को बचाने की कोशिश, चेतना को बोरवेल से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। और क्योंकि बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया है और ऐसे में मौसम की वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन को थोड़ा रोकना जरूर पड़ा था और बारिश जरूर थोड़ा ऑपरेशन को कमजोर कर रही है। लेकिन बोरवेल में फंसी है चेतना और उसे निकालने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अब तक का सबसे बड़ा ये ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है संभवतः, जहाँ पर 93 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी भी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सका है और देर रात बारिश से ऑपरेशन में भी रुकावट देखने को मिली है। मशीन्स लगाई गई हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स आपको नजर आ रही होंगी। फायरिंग मशीन मंगाई गई है लेकिन ऑपरेशन अभी भी सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है उसे अभी तक भी निकाला नहीं गया है। परिवार के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। कोटा में कैथून के सांगोद रोड पर बीच सड़क पर 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे हैं। दोनों ने एक दूसरे पर लाठियों, सरियों और चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। फिल्मी स्टाइल में हुई मारपीट की लाइव तस्वीरें भी सामने आई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 2 परिवारों में मकान के आपसी विवाद के चलते चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि मामले में दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो मारपीट का ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने, 2 पक्षों के बीच सड़क पर ये संग्राम, लाठी डंडे, सरिया और चाकू से हमला किया गया है। 8 लोग इसमें घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मकान के विवाद के चलते ये लड़ाई हुई है। और जयपुर से बड़ी खबर है, भांकरोटा अग्निकांड पर बड़ी अपडेट है कि मामले में जांच कमेटी आज जांच करेगी। आज हादसे वाली जगह का जायजा लेने कमेटी पहुंचेगी और मौके पर की जाएगी तकनीकी पहलुओं की जांच के लिए हादसे के चश्मदीदों का बयान भी कमेटी की ओर से लिया जाएगा। तो मौके पर तकनीकी पहलुओं की जांच करने के लिए आज टीम पहुंच रही है। आपको बता दें कि भांकरोटा हादसे में अभी तक 19 लोगों की जान चली गई है और 40 गाड़ियां इसमें जलकर राख हो गई थी। हादसे के जो चश्मदीद है उनसे भी पूछताछ होगी। भांकरोटा हादसे के बाद अलग अलग विभागों के बीच लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी फिलहाल बदला हुआ नजर नहीं आता है। जिस कट पर भीषण दुर्घटना हुई थी वहां अब भी बड़े बड़े टैंकर और ट्रेलर यू टर्न लेते नजर आ रहे। जानकारों का मानना है कि यदि अजमेर रोड को दक्षिणी रिंग रोड से जोड़ने वाला फ्लाईओवर फ्लोवर लीव बना होता तो ये दुर्घटना शायद ना हो पाती। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे के बाद भी नहीं सुधरे हालात। कट पर अभी भी मौत वाला यू टर्न। टैंकर आने से थमने लगती है धड़कन। भांकरोटा हादसा, कैसे थमेगी रफ्तार। जयपुर को अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जोधपुर, पाली और गुजरात से जोड़ने वाले हाईवे पर
रोजाना बड़ी तादाद में वाहन गुजरते हैं। चूंकि गुजरात की रिफाइनरीज और पोर्ट से आने वाले टैंकर और कंटेनरों की भी बड़ी तादाद यहां से गुजरती है। यहां से दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, दौसा, भरतपुर जैसे शहरों के लिए भी भारी वाहन गुजरते हैं, जिन्हें दक्षिणी रिंग रोड पर चढ़ना होता है। वे रिंग रोड के पास बने कट से यू टर्न लेकर ही दक्षिणी रिंग रोड पर जाते हैं। पहले शुक्रवार को तड़के हुई दुर्घटना वाला टैंकर भी आगरा की ओर जा रहा था, वहीं उसे टक्कर मारने वाला ट्रक अजमेर की ओर जा रहा था। मैं रिंग रोड के सदर्न कॉरिडोर पर खड़ा हूं और यहां से आगरा और दिल्ली जाने के लिए जो ट्रैफिक है वो यहां से गुजरता है, लेकिन कुछ ट्रैफिक ऐसा है जिसको जो अजमेर रोड की तरफ से आता है, और आप देख सकते हैं कि अजमेर से जो ट्रैफिक आ रहा है अजमेर की तरफ से, उस ट्रैफिक को वहाँ पर एक आगे मैं पैन करने के लिए कहूँगा कि आगे दिखाएं। वहाँ से उस बत्ती से जो ट्रैफिक सिग्नल है जो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ से गाड़ियाँ वापस जो है अजमेर की तरफ आती हैं ताकि वो रिंग रोड पर चढ़ सकें। पिछले तकरीबन 2 साल से जयपुर अजमेर रोड पर 10 एलिवेटेड फ्लाईओवर का काम चल रहा है। NHAI की लेट लतीफी तो यहाँ है ही, जयपुर अजमेर आने जाने वाले वाहन लगातार यहाँ जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि रिंग रोड पर जाने वाले वाहन यहाँ मुड़ रहे होते हैं। रही सही कसर NHAI की लेट लतीफी ने पूरी कर रखी है। दरअसल अजमेर रोड से दक्षिणी रिंग रोड को जोड़ने के लिए एक क्लोवर लीफ की निर्माण पिछले 4 साल से अटकी हुई है। अभी कुछ समय पहले ही इसका रीटेंडर हुआ है और ठेकेदार कंपनी ने हाल ही में काम शुरू किया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दुर्घटना के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं, जिनमें क्लोवर लीफ बनाने में NHAI की लेट लतीफी भी एक बड़ा कारण है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस एक्सीडेंट में 2-3 डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो रोड इंजीनियरिंग तो NHAI का है, तो वो जिम्मेदार हैं। अब इतने क्लोवर लीफ है, उनका जो काम चल रहा था वो कई अर्से तक चल रहा है, 2-3 साल हो गए, और उस बीच में ये कट के ऊपर ट्रैफिक जा रहा है। 4 साल पहले, तकरीबन 4 साल पहले यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि ये क्लोवर लीफ बनाने के लिए जो है यहाँ ये कुछ पिलर खड़े किए गए थे, और वो कंपनी जो है 4 साल पहले जो काम कर रही थी यहाँ, उसने जो है काम छोड़ दिया। अब जो है नई कंपनी जो है फिर से यहाँ काम उसने शुरू किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये काम चल रहा है, और आगे से जो है लेफ़्ट साइड में लेते हुए क्लोवर लीफ से जो है व्हीकल जो है ऊपर चढ़ेंगे और ये सीधे जाकर जो है यहाँ रिंग रोड में जो है यहाँ मिल जाएंगे। कैमरामैन दिलीप के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और जैसलमेर से एक बड़ी खबर आ रही है। BSF के जवान ने आत्महत्या की है, खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड किया है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था जवान। आत्महत्या के कारणों का लगातार पता लगाया जा रहा है। सूचना के बाद BSF के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो BSF के जवान ने आत्महत्या की है, खुद के ही रिवॉल्वर से खुद को गोली मार दी है, और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सूचना पर BSF के अधिकारी पहुंचे हैं। ये है वो BSF का जवान जिसने खुद ही आत्महत्या कर ली है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था जवान। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही होगी जो खुद के रिवॉल्वर से गोली जवान ने खुद को मार दी है। सूचना के बाद BSF के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड का ये पूरा मामला सामने आया है। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था जवान। बड़ी खबर जैसलमेर से आपको दे रहे हैं, जहां पर खुद की बंदूक से गोली मारकर सुसाइड किया है। तो BSF के जवान ने आत्महत्या की है। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल BSF के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की आगे जांच की जा रही है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे। परिवार वालों को भी इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। संवाददाता सावलदान फोन लाइन पे हमारे साथ है। सावलदान, खबर सामने आ रही है कि BSF के जवान ने आत्महत्या की है, क्या वजह? देखिए ममता, ये भारत पाक सीमा पर BSF के हेड कांस्टेबल ने अपने सर्विस राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर दी। उस कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। शाहगढ़ पुलिस भी मौके पे पहुंची। इस जवान के शव को रामगढ़ अस्पताल मोर्चरी में रखवा दिया और पुलिस की मामले की जांच करी। BSF के अधिकारी मौके पे पहुंचे और उस मामले में जुट गई। जी ममता। ठीक है, कब से यहाँ पर तैनाती थी जवान की?
देखिए, जो जानकारी है वो बीएसएफ के अधिकारी बता पाएंगे, कि प्रथम दृष्टि से बड़ा मामला गंभीर सा सामना है। उसको मौके पे पुलिस पहुंची, उसको सौला। इस मामले को लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में झंडे की रस्म के साथ 28 दिसंबर से उर्स का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले बड़े स्तर पर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है, जिस पर दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने अपना आक्रोश जताया। ये रिपोर्ट देखिए। 28 दिसंबर से उर्स का आगाज। अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा, कार्रवाई पर मचा हाहाकार। प्रशासन जो कार्रवाई करी है वो गलत नहीं कह रहे हैं, गलत करी है, मगर उसका टाइम गलत है। ये तो पहले से कर लेना चाहिए था, एक हफ्ता पहले कर लेते, 10 दिन। अभी 2 दिन बाद मेला, आदमी कैसे रिपेयर करेगा, कैसे मैनेज करेगा, क्या करेगा। 28 दिसंबर से ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स शुरू होने जा रहा है, जिसमें शरीक होने के लिए दुनिया के कोने कोने से जायरीन पहुंचेंगे। गरीब नवाज से मुरादों पर मुहर लगवाने के लिए जो तांता उमड़ता है, उससे न सिर्फ जायरीनों बल्कि संकरी गलियों का भी दम घुटने लगता है। इसलिए उर्स से पहले नगर प्रशासन ने दरगाह क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स 28 दिसंबर से झंडे की रस्म के साथ शुरू होने जा रहा है। इससे पहले नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से अजमेर दरगाह बाजार और अलग अलग इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। आप देखेंगे ये जो है अंदर कोर्ट के लिए रास्ता जाता है, जहां पर बड़ी संख्या में जो है 2 से 5 फीट 10 फीट तक अतिक्रमण यहां पर कर लिया गया था, जिसके कारण जो जायरीन हैं उनको परेशानी होती थी और तमाम जो लोग हैं वो इससे परेशान होते थे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया गया है। गुरुवार सुबह दरगाह थाना पुलिस के साथ मिलकर निगम की टीम ने अंदर कोट 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट समेत कई जगहों पर कार्रवाई की, सड़कों और नालियों से कब्जा हटाया ताकि उर्स के दौरान जायरीनों को कोई दिक्कत ना हो। उस मेला क्षेत्र में अंदरकोट, नलावाया, दिल्ली गेट वाला एरिया है, जो वहाँ चबूतियाँ और रैम्प बने हुए हैं नालियों पे और कैबिनें लग रही है, टीन शेड लग रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। उनकी समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा रहे हैं, स्वतः नहीं हटाते तो निगम द्वारा हटाया जा रहा है। निगम के मुताबिक कुछ दुकानें नालियां बांटकर बना ली गई हैं, जिससे इलाके का ड्रेनेज सिस्टम बिगड़ गया है। हालात ये हो जाती है कि नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद निगम के दावे पर सवाल का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये नालियों पे अवरुद्ध हो रखे हैं, जब पानी नहीं बहता है, रोड पे बहता है, गंदगी होती है, इसलिए नालियां खुलवाई जा रही है। कुछ दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध भी किया। कुछ जगहों पर पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि पुलिस ने जल्द ही हालात पर काबू पा लिया। कुछ जगहों पर पुलिस ने उत्पादियों के गिरबान पकड़कर उन्हें थाने भी लेकर गई। इससे उलट इलाके के कई दुकानदार प्रशासन की कार्रवाई को सही बता रहे हैं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार।